जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत जो हमारे पाठ्यक्रम में कम्युनिकेशन से रिलेटेड यूनिट है, आज उसे हम यहाँ पे उसके प्रीवियस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको जो भी पहले सेशन प्रोवाइड किया गया है उसको आपने पहले वॉच कर लिया होगा। 166 नंबर से क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जैसे ये टॉपिक दिया है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी प्रभावी संप्रेषण वाचिक और गैर वाचिक, जिसमें 166 नंबर का क्वेश्चन दैट सेज कि इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्रोनोमिक्स रिफर्स टू, यानी जो अशाब्दिक संप्रेषण है उसमें क्रोनोमिक्स किससे जुड़ा है? समय से, आकाश से, स्थान से, व्यक्ति से। तो अशाब्दिक संप्रेषण में क्रोनोमिक्स जो है, क्रोनोमिक्स वो किससे जुड़ा हुआ है? ये है टाइम से। अशाब्दिक संप्रेषण में क्रोनोमिक्स समय से जुड़ा हुआ है। प्रॉक्सिमिक्स जो है ये वैक्टिक से जुड़ा हुआ है। और अल्फापैक्टिक्स करके है, अल्फैक्टिक्स ये सुगंध से है, और जो क्रोनोमिक्स है ये समय से है। तो क्रोनोमिक्स किससे है? ये समय से। तो देखिए 2021 में क्वेश्चन आया है, अशाब्दिक संप्रेषण में क्रोनोमिक्स समय से जुड़ा है, प्रॉक्सिमिक्स वैक्टिक से, अल्फैक्टिक्स सुगंध से और क्रोनोमिक्स समय से। यह क्वेश्चन कह रहा कि What is the name of the process in which the listener provides feedback to the speaker about the message heard and the emotion conveyed and lets the speaker realize how he or she is being understood and respected? तो उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें श्रोता जो है, सुनने वाला, वो बोलने वाले का सुने गए संदेश तथा संप्रेषित संदेश के विषय में फीडबैक देता है तथा उसे ये बताता है कि उसका किस प्रकार आदर किया जा रहा है। ये एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण करना, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, सक्रिय रूप से श्रवण प्रतिक्रिया करना, अडेप्टिव टीचिंग, अनुकूली शिक्षण करना, या सेंटरिंग व्यवहार। तो ये है एक्टिव लिसनिंग, है ना, सक्रिय श्रवण करना। मौखिक और गैर मौखिक संदेश पर उचित प्रक्रिया प्रदान करना, यह रूप वक्ता एवं श्रोता के मध्य आपसी समझ को व्यक्त भी करता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion A and the other is labeled as a reason. Smiles and laughter should be avoided when messages are serious. Non-verbal cues are always contextual like verbal communication. In a light of the above statement हमें बताना है कि जो नीचे दो कथन दिए गए हैं उसमें पहला कहने का ये मतलब है कि जब कोई भी आपको मैसेज दे रहा हो, मैसेज गंभीर हो, जब मैसेज गंभीर हो तब मुस्कान व हंसने वाली इमोजी से बचना चाहिए। और सही बात, स्वाभाविक सी बात है, आपको कोई सीरियस बात बता रहा है और उसमें मस्ती वाला, मतलब कि एक तरीके से मजाक वाला आप इमोजी भेज रहे हो, तो ये सही नहीं है। दूसरा, गैर शाब्दिक संकेत शाब्दिक संप्रेषण की तरह हमेशा प्रसंगाधीन होता है। हमेशा कह रहा है आपको, इसे क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ के बचना चाहिए कि क्या हमेशा ऐसा ही होता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन सत्य सही है क्योंकि मुस्कुराना और हंसना असभ्यता को दिखाएगा। जब आपको कोई भी एक्चुअल में गंभीर चीज़ें बताई जा रही है और आप हंस रहे हो तो ये आपकी असभ्यता को डिनोट करता है। और क्योंकि गैर शाब्दिक संकेत भी संप्रेषण का ही माध्यम है और ये भी जो है शाब्दिक की तरह प्रसंगाधीन है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है क्योंकि मुस्कुराना और हंसना गैर शाब्दिक संकेत है। द मीन्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर, गैर शाब्दिक संप्रेषण के साधन कौन से हैं? स्पोकन लैंग्वेज, टाइम लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, स्पेस लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसका कह रहा कि मीन्स, माध्यम या साधन कौन से हैं? स्पोकन लैंग्वेज, टाइम लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, स्पेस लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखिए BCD, गैर शाब्दिक संप्रेषण का वो तरीका है जिसके तहत एक वक्ता, यानी जो बोलने वाला होता है, वो बिना किसी आवाज़ के तथा लिखित या बोली जाने वाली शब्दों या भाषा के उपयोग के बिना अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं को व्यक्त करता है, शाब्दिक होता है। दिए गए विकल्पों में से गैर शाब्दिक संप्रेषण के साधन है समय भाषा, संकेत भाषा और स्थान भाषा। तो एक तो समय भाषा हो गया, दूसरा संकेत भाषा हो गया, तीसरा स्थान भाषा हो गया। In describing elements of communication, a person or event which provides verbal or non-verbal use to which someone can respond is known as। संप्रेषण के तथ्यों के विवरण में एक व्यक्ति अथवा एक घटना द्वारा मौखिक या अमौखिक संकेत उपलब्ध कराना जिस पर किसी के द्वारा प्रतिक्रिया दी जा सकती है उसको क्या कहते हैं? मैसेज, सोर्स, वाहक, क्या कहते हैं इसमें से? तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है
संप्रेषण के तत्वों के विवरण में एक व्यक्ति अथवा एक घटना द्वारा मौखिक या अमौखिक संकेत उपलब्ध करना जिस पर किसी के द्वारा प्रतिक्रिया दी जा सकती है उसे स्रोत कहते हैं, और ये स्रोत ये संप्रेषण का प्रमुख तत्व होता है। द पावर विच कम टू थ्रू connectedness of one's words matching one's feeling body and facial expression in a communication process। वह शक्ति जो संप्रेषण की प्रक्रिया में किसी के शब्दों और उसकी भावनाओं के मिलान, शरीर और भाव भंगिमाओं के संयोजन से मिलती है उसे क्या कहते हैं? समानुरूपता, समरूपता यानी कॉन्फॉर्मिटी, कॉन्कुरेंस, कोलैबोरेशन, कंट्रोल। तो ऐसी वो शक्ति क्या है जो संप्रेषण की प्रक्रिया में किसी के शब्द और उनकी भावनाओं के मिलान, शरीर और भाव भंगिमाओं के संयोजन से बनती है? वो इनमें से कौन सा है? ये है समरूपता। हो सकती है जो संप्रेषण की प्रक्रिया में किसी के शब्द भी हो, साथ में उसकी जो भावना है, दोनों ही चीज़ें मिलने पे शरीर और भाव भंगिमाओं के संयोजन से जो बनता है उसे समरूपता कहते हैं। ये रूप आकार पर आधारित सदृश्यता होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाई एज ए वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। निम्नलिखित में से किसकी पहचान वाचिक संप्रेषण कौशल के रूप में की जाती है? यहाँ पे ध्यान रखना, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल के रूप में। यूज ऑफ एग्रेसिव लैंग्वेज, आक्रामक भाषा का प्रयोग। असर्टिवनेस, आग्राहिता। ओपनिंग फीडबैक चैनल, फीडबैक के चैनलों का प्रावधान। स्वयं को श्रेय देना, टेकिंग क्रेडिट फॉर वन सेल्फ। यूज ऑफ अफर्मेटिव वर्ड, स्वीकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित तथ्यों में से देखें तो सही क्या होगा? फीडबैक चैनलों का प्रावधान, स्वीकारात्मक शब्दों का प्रयोग, स्फूर्ति से सुनना और स्पष्टीकरण के लिए पूछना, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एडिड प्रश्न पूछना, स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से बोलना। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है सांकेतिक भाषा भ्रामक भाषा का आधार होता है। जो सांकेतिक भाषा होता है वो भ्रामक भाषा का आधार होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि गैरवाचिक संकेतों का अपना साझा मतलब होता है। नॉन वर्बल क्यूजेज हैव देयर ओन शेयर्ड मीनिंग। तो हमें दोनों में से सही जो उत्तर है उसका चयन करना कि दोनों सही है, दोनों गलत है, या पहला सही है किंतु दूसरा गलत है, या कथन एक असत्य दूसरा सही है। तो पहली बात तो ये जो संकेत से हम साइन लैंग्वेज की बात करते हैं, साइन लैंग्वेज भ्रामक भाषा का आधार नहीं होता। देखिए बहुत सारे लोग जो नहीं अपने भाव को व्यक्त कर पाते हैं, बोल नहीं पाते, वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि साइन लैंग्वेज भ्रामक भाषा का आधार होता है, वो आधार नहीं है। सांकेतिक भाषा अशाब्दिक यानी बिना बोले भी हम संप्रेषित करते हैं, उसका एक तरीका होता है, इसलिए कथन एक गलत कह रहा है। गैरवाचिक यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का अपना साझा अर्थ होता है, कथन सही है। अशाब्दिक संप्रेषण को दो भागों में बांटा जा सकता है, वाचिक भाषिक एवं अवाचिक आभाषिक। अब यहाँ पे देखिए जैसे दिया है वाचिक भाषिक अशाब्दिक संप्रेषण के तहत ध्वनि के प्रकार, तारत्वता, पिच, ये सब आते हैं। वहीं अवाचिक आभाषिक अशाब्दिक संप्रेषण के तहत भाव भंगिमा, कपड़े का रंग, सुगंध, शारीरिक गतिशीलता, ये सभी आते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स यूजेज ऑफ। नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक जो संप्रेषण है वो इनका प्रयोग करता है। बिहेवियर टू जनरेट मीनिंग्स, इमोशनल मीनिंग्स, अ नॉन क्लियर सिस्टम ऑफ रूल्स, वर्बल फाइनेस, क्लियरिटी इन ऑब्स्ट्रक्शन। तो अशाब्दिक जो संप्रेषण है वो अशाब्दिक संप्रेषण किनका प्रयोग करता है? अर्थ उत्पन्न करने के लिए व्यवहार, भावनात्मक अर्थ, नियमों की गैर स्पष्ट प्रणाली, शाब्दिक कौशल, सार ग्रहण में स्पष्टता। तो यहाँ पे देखिए जो अशाब्दिक संप्रेषण है वो निम्न का व्यवहार करता है। कौन सा प्रयोग करता है? अशाब्दिक संप्रेषण अर्थ उत्पन्न करने के लिए व्यवहार करता है ना। अशाब्दिक जो संप्रेषण है वो अर्थ उत्पन्न करने के लिए व्यवहार करता है, भावनात्मक अर्थ के लिए, नियमों की गैर स्पष्ट प्रणाली के लिए। अशाब्दिक संप्रेषण को दो पार्ट में डिवाइड करें तो पहला है वाचिक अशाब्दिक संप्रेषण। इसके तहत आवाज़ का तरीका, आवाज़ का प्रकार, पिच, मधुरता तथा खराश आते हैं। और दूसरा अवाचिक अशाब्दिक संप्रेषण, इसके तहत शरीर की भाव भंगिमा, भौं उठाना, हाथों से इशारा करना, ये सभी आता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट सेज दैट लोग शाब्दिक संकेतों से अधिक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करते हैं, यानी बोलने के वाले संकेतों से ज़्यादा अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करते हैं। दूसरा अशाब्दिक संकेतन में वांछित शब्दों की अपेक्षा बेहतर विश्वसनीयता होती है। तो दोनों के उसमें हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए लोग शाब्दिक संकेतों से अधिक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सही है कि लोग जो है शाब्दिक संकेतों से ज़्यादा अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करते हैं। अशाब्दिक संकेतन में वंचित शब्दों की अपेक्षा बेहतर विश्वसनीयता होती है। तो दोनों ही कथन सही है।
नीचे दो कथन दिए गए, पहला विकथन के रूप में लिखे थे, दूसरा आर कारण के रूप में है। पहला कि जब स्रोत एवं श्रोता, जब स्रोत जो होता है और श्रोता एक ही तरंग पर होते हैं तो प्रभावी संप्रेषण होता है। जब सुनने वाला बोलने वाला एक ही पिच पे हो तो जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो बेटर होता है। दूसरा कारण कह रहा है कि स्रोत एवं श्रोता एक समान अर्थ ज्ञापित करने हेतु एक ही तरह की भाषा एवं पदों का अनुप्रयोग करते हैं। क्या ऐसा है, क्या दोनों ही जब एक वेव पे हो तो स्रोत और जो श्रोता है वो उनके बीच कम्युनिकेशन जो होगा बहुत इफेक्टिव होगा। दूसरा कह रहा है कि स्रोत एवं श्रोता एक समान अर्थ अगर ज्ञापित करना चाहते हैं तो एक ही तरह की भाषा एवं पदों का वो अनुप्रयोग करते हैं। तो क्या इनमें दोनों ही कथन सही है? तो सही बात है कि जब स्रोत एवं श्रोता एक ही तरंग पर होते हैं तो प्रभावी संप्रेषण होता ही है, सत्य है। तथा इस संदर्भ में दिया गया कारण स्रोत एवं श्रोता एक समान अर्थ ज्ञापित करने हेतु एक ही तरह का भाषा एवं पदों का अनुप्रयोग करते हैं, ये भी सही है। यानी कथन और कारण दोनों ही सही है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट सेज दैट कि जो प्रभावी वाचिक संप्रेषण हेतु सटीक शब्दों का चयन जरूरी है। एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस इज एन एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। प्रभावी और वाचिक संप्रेषण हेतु सटीक शब्दों का चयन जरूरी है। दूसरा, मौखिक भाव एवं भंगिमा दृश्य संप्रेषण के अधीन आता है। फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर फॉल अंडर विजुअल कम्युनिकेशन। दोनों में से हमें सही का उत्तर बताना है। तो देखिए, जब कोई संदेश या सूचना मौखिक उच्चारण द्वारा प्रेषित की जाती है तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। इसमें केवल दो पक्ष होते हैं, प्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता। संदेश के नीचे संदेश को उपग्रंथ कहते हैं। मौखिक संचार के द्वारा ही मानवीय और सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है। इस संचार में सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला, वार्तालाप, औपचारिक सूचना, समूह चर्चा, भाषण तथा अंगूरी लता, ग्रैप वाइन इत्यादि संचार आते हैं। देखिए, ये भी संचार में आता है। संचार में सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला, वार्तालाप, औपचारिक सूचना, समूह चर्चा, भाषण तथा अंगूरी लता, ये ग्रैप वाइन, ये सभी कम्युनिकेशन आते हैं। प्रभावी वाचिक संप्रेषण हेतु सही शब्दों का चयन जरूरी है। अगर आप प्रभावी वाचिक संप्रेषण करना चाहते हैं तो सही शब्द का चयन जरूरी है। वही मौखिक भाव भंगिमा दृश्य संप्रेषण के तहत आता है। इफिकेसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन अपन, यानी जो लिखित संप्रेषण है, लिखित संप्रेषण की प्रभाविता इन पर आधारित होती है। तो लिखित जो संप्रेषण, उनकी प्रभाविता किन पर आधारित होती है? बहुत लंबा प्रस्तुतिकरण पे, यानी लेंदी प्रेजेंटेशन पे, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, पेचीदा वाक्य विन्यास पे। ये कह रहा है कि जब आप लिख के कोई भी बातचीत करते हो तो वो कब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा? मुझे तो लगता है वो बहुत शार्ट होना चाहिए, प्रिसाइज वे में, है ना, और टू द पॉइंट आप बात करो। लेकिन कह रहा क्या, लिखित संप्रेषण बहुत ही ज़्यादा उसकी इफिकेसी कब होती है? जब आप बहुत लंबा लिख दो, लेंदी, या बहुत ही जटिल वाक्य लिख दो, या लिखने के बाद संपादन करो, या वाक्यों में ब्रेविटी होनी चाहिए, सूक्ष्मता होनी चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सामने वाले को समझ में कैसे आएगा? शब्दों का इस्तेमाल करिए, प्रभावी प्रयोग करिए। तो यहाँ पे देखिए, आपका उत्तर जो सही होगा, सी ऑप्शन इज द राइट। लिखित संप्रेषण, यानी जब भी आप लिख के, ये तब होता है ना कि आपको किसी को चिट्ठी लिखना है तो कैसे बहुत इफेक्टिव उस चिट्ठी को बनाएंगे। तो जब लिख के भेजेंगे तो उसका एक माध्यम लिखने का है, तो व्यक्ति अपनी सोच, विचार, दृष्टिकोण को लिख कर भेजता है। अतः लिखित संप्रेषण की प्रभाविता जो है वो लिखने के बाद, यानी आपने जो लिखा उसका संपादन किया, वाक्यों में सूक्ष्मता तथा शब्दों का जो है प्रभावी प्रयोग, तो तीन चीज़ हुआ ना। उसको छापेंगे, इसके बाद लिखने के बाद संपादन करेंगे, और बहुत ही मतलब माइन्यूटली लिखिए सूक्ष्मता के साथ, और शब्दों के प्रभावी प्रयोग पर जोर दीजिए। निम्नलिखित में से किसी मौखिक संप्रेषण का प्रभावी रूप माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? तो कौन है ये? स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनना। कहानी सुनना मौखिक संप्रेषण का प्रभावी रूप माना जाता है। निम्नांकित में से कौन वाचिक दत्त के स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ वर्बल डेटा? वर्बल डेटा के कौन से सोर्स हैं? ट्रैफिक सिग्नल, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, नरेटिव इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, बॉडी लैंग्वेज। तो ऐसे दत्त जिनमें संख्याओं का प्रयोग न्यूनतम या ना के बराबर हो, अर्थात सभी दत्त पूर्णतः शब्द द्वारा प्रेषित हो, वाचित दत्त कहलाते हैं। वाचित दत्त के स्रोत निम्न हैं। एक तो है अर्ध संरक्षित साक्षात्कार, विवरणात्मक साक्षात्कार, केंद्रीय समूह पुस्तक आदि। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में 181 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। चैनल पे आपको यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत
हायर एजुकेशन से रिलेटेड, इवन टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन सब टॉपिक पे भी करवाए गए। तो यूनिट आप वहाँ से कवर करते रहिए, बाकी कम्युनिकेशन वाला भी कवर करते रहिए। और टेलीग्राम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहाँ से आप कनेक्ट होंगे तो बराबर अपडेट आपको प्राप्त होता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।